नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लेकिन लगातार गतिरोध बरकरार है। अब ऐसे में जब विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, लगातार कार्रवाई को स्थगित किया जा रहा है और सत्ता पक्ष को पूरी आज़ादी दी जा रही है कि वो जो चाहे, जैसे चाहे, जितने अनपार्लियामेंट्री लफ्ज का वो इस्तेमाल करें, वो कर सकते हैं। जिस भी तरह के आरोप वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर लगाना चाहे, वो सब लगा सकते हैं। उनको बिल्कुल खुली छूट जो है वो दी जा रही है। ऐसे में विपक्ष हार जब उसने मान ली कि अब यहाँ पर बोलने ही नहीं दिया जाएगा, तो उसने फिर एक तरह से आखिरी हथियार का इस्तेमाल करते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ वो लेकर आए हैं। अभी मैं जब आपसे बात कर रही हूं तो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो राज्यसभा में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहां पर सीधे तौर पर सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर जो उनका पूरा रवैया रहा है, उसके खिलाफ एक तरह से आवाज बुलंद की है। बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल यहाँ पर संजय राउत करते हुए नजर आए। उनका ये कहना है कि वो सिर्फ जगदीप धनखड़ सिर्फ लेक्चरिंग करते हुए नजर आते हैं। वो 40 मिनट तक सिर्फ अपना भाषण देते हैं और मजे लेते हैं। उन्होंने कहा कि संसद नहीं चला रहे हैं, बल्कि वो सर्कस चला रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से ये संसद चलती रही और इसी तरीके से अगर सभापति का रवैया रहा, तो ना लोकतंत्र बचेगा और ना संविधान बचेगा। ये सीधे तौर पर उनका कहना है और लगातार उन्होंने ये भी कहा कि वो सामने दंगा करने की इजाजत देते रहते हैं और हम हताश निराश देखते रहते हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब था कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, उनको पूरी आजादी दी जाती है, वो जो चाहे करें, जिस भी तरह से जो भी कहें वो कह सकते हैं और हमें लब खोलने की भी आजादी नहीं होती है। क्योंकि जैसे ही अडानी का नाम या फिर संबल की हिंसा या मणिपुर पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष उठता है, फौरन ही आप ये देखिए कि शोर शराबे के बीच कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाता है। और सिर्फ कार्रवाई को स्थगित ही नहीं किया जाता है, बल्कि बोलने ही नहीं दिया जाता है। लगातार जगदीप धनखड़ का जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, वो सीधे तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। ये जाहिर सी बात है, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए खतरा है। अगर विपक्ष, जो कि जनता की सबसे मजबूत आवाज है, जो सत्ता पक्ष को जवाबदेह बनाता है, सरकार को हर जरूरी मुद्दे पर जवाबदेह बनाता है, अगर उसको लोकतंत्र के मंदिर यानी कि पार्लियामेंट में अगर बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो आप सोचिए कि फिर ये देश किस तरफ जा रहा है। आज राहुल गांधी ने सभापति लोकसभा के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनसे मुलाकात की और उनसे ये कहा कि हम हर कीमत पर चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले। 13 तारीख का वक्त जो है मुकर्रर किया गया है, जिस दिन विपक्ष चाहता है कि संविधान पर बहस हो, डिबेट हो। और राहुल गांधी ने कहा है कि वो चाहे कितनी भी किसी भी तरह के इल्जाम मुझ पर लगाएं, कितने भी डेरोगेटरी रिमार्क मुझे लेकर वो कहें, लेकिन इस सब से अलग मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट चले। और क्योंकि लगातार बीजेपी इंडिया गठबंधन या विपक्ष के नेताओं से अलग ये कह रही है कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, और सबसे ज्यादा अटैक अगर किसी के ऊपर किया जा रहा है तो वो राहुल गांधी हैं और सोनिया गांधी हैं, और सबसे ज्यादा राहुल गांधी। और राहुल गांधी ने यहां पर एक तरह से अल्टीमेटम भी दे दिया। उन्होंने कहा कि कितना भी इस मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश की जाए, लेकिन उनको जवाब देना ही होगा, यानी कि मोदी को, सरकार को जवाब देना ही होगा अडानी के मसले पर, और हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। कभी झोला लेकर, एक है तो सेफ है, कभी मास्क पहनकर, कभी टी शर्ट पहनकर, और आज तो पूरा विपक्ष, खासतौर पर राहुल गांधी गांधीगिरी करते हुए नजर आए, जब उन्होंने रक्षा मंत्री को गुलाब भी दिया और उसके साथ साथ नेशनल फ्लैग भी उनको दिया। तो अलग अलग अंदाज से विरोध प्रदर्शन यहाँ पर विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा जो अहम और बड़ा मुद्दा है वो है ईवीएम का। जब से हरियाणा
और महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष आक्रामक है और उसका ये कहना है कि चुनावी धांधली के पूरे सबूत उनके पास मौजूद हैं। किस तरह से वोट काटे गए और नए वोटर्स ऐड किए गए, किस तरह से जितने वोट डाले गए उससे ज्यादा काउंट हुए, वोटिंग परसेंटेज और ईवीएम में जो बैटरी 99% मिल रही है, ये सब वो मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और चौतरफा उसने सरकार को घेरने का मन बना लिया है। यही वजह है कि हाई लेवल मीटिंग हुई। इस हाई लेवल मीटिंग में शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये तमाम नेता शामिल हुए और अब ये बताया जा रहा है कि 13 तारीख यानी कि फ्राइडे के दिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर सकता है इंडिया गठबंधन। पूरी तैयारी इसको लेकर कर ली गई है। हाई लेवल ये मीटिंग हुई जिसमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि अभी दिल्ली में किसी भी वक्त चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। उससे पहले उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर उन लोगों को शामिल उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जिनके नाम डिलीट कर दिए गए, लेकिन वो वहीं उसी जगह, उसी मोहल्ले में, उसी पते पर रहते हैं और जिंदा भी हैं और उनके नाम डिलीट कर दिए गए। तो ये बहुत बड़ा सबूत है जो सामने लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी मुंह पर जिप लगा रखी है, बिल्कुल अपने लब जो है सी रखे हैं। वो अलग अलग फंक्शंस में जाकर अंबानी और अडानी के चैनल्स में अपने इनाम तो ले रहे हैं और शेरो शायरी और कविता किस ढंग की वो करते हैं वो आपको पता है, लेकिन जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने का इतना बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है उस पर वो एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, बस ये कहते हुए नजर आते हैं कि सब कुछ चंगा सी। इसके अलावा 26 तारीख को तमाम जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होने जा रही है और कर्नाटक के बेलगांव में तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो वहां पर पूरे देश से वहां इकट्ठा होंगे। 27 तारीख को एक बड़ी रैली वहां पर होने जा रही है, क्योंकि 1924 में जब महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता की थी उसको 100 साल पूरे हो रहे हैं और उसको बड़े तौर पर सेलिब्रेट कर रही है कांग्रेस। और उसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि उसी रैली से जो कर्नाटक के बेलगांव में होने जा रही है 27 तारीख को राहुल गांधी वहां पर मौजूद होंगे, तमाम बड़े नेता कांग्रेस के होंगे और वहां से ईवीएम को लेकर और चुनावी धांधली को लेकर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। आपको याद होगा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी उसी की तर्ज पर ईवीएम को लेकर, चुनावी धांधली को लेकर, चुनावी सुधार को लेकर और बैलेट पेपर को वापस लाए जाने को लेकर हम चाहते हैं कि यात्रा, एक आंदोलन की शुरुआत की जाए और उसकी तारीख अब तय कर दी गई है। 27 तारीख को बेलगांव में इसकी शुरुआत हो सकती है। इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं। तो 2 महत्वपूर्ण बातें, बल्कि 3 महत्वपूर्ण बातें। एक तो ये कि पूरी तरीके से अब कमर कस ली है विपक्ष ने। विपक्ष ये चाहता है कि पार्लियामेंट चले, जनता के मुद्दे उठे और जवाब दे। की बात है, अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। जॉर्ज सोरोस की बात लगातार कर रहे हैं, तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात की जा रही है, तो हाँ, वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा है देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे। 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, नहीं, देखिए हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे, ठीक है। थैंक यू। राहुल जी का दिल्ली में अलायंस होगा सर?
तो अभी राहुल गांधी को आपने सुना और सीधा रुख करूंगी मैं, मेरे साथ जो हमारे तमाम मेहमान जो मौजूद हैं उनसे हम सीधा बात करेंगे ईवीएम को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, जिस तरह से एक तरह की मुहिम अब छेड़ने जा रहा है इंडिया गठबंधन और जगदीप धनखड़ को लेकर जिस तरह की तमाम बातें कही गई हैं वो सब आपके सामने हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इसको लेकर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनीलम, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट, इसके साथ ही डॉक्टर जम्मू आनंद मेरे साथ, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, और कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन अनुमा आचार्य जी मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। अनुमा जी, शुरुआत में आपसे करूं और डॉक्टर सुनीलम फिर मैं आपके पास आ रही हूं, मुझे मालूम है आपके पास वक्त की कमी है। आप सबसे पहली टिप्पणी आपसे डॉक्टर अनुमा, माफ कीजिएगा अनुमा आचार्य जी, कि अभी जो ये तमाम चीजें चल रही हैं, अभी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उससे पहले राहुल गांधी ने एक तरह का अल्टीमेटम दिया और इसके अलावा जगदीप धनखड़ का जो पूरा रवैया है, आखिरकार मजबूर होकर ये कहा जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन उनको लेकर लाया जा रहा है। आखिर इतना मजबूर क्यों होना पड़ा आपको, और क्या अब ईवीएम को लेकर, चुनावी सुधार को लेकर किसी बड़े आंदोलन की तैयारी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन करने जा रहा है, और क्या इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं? नमस्कार आपको और आप सभी पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। जिस लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद को पहली बार उसकी पहली सीढ़ी को छूकर और माथे पर लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कदम वहां रखे थे, उसी संसद में धीरे धीरे करके जो चर्चा की एक बात होती थी, चर्चा से किसी भी विषय को, किसी बिल को पारित करने की बात होती थी, धीरे धीरे करके वो खत्म होता चला गया। अगर आपको याद हो कि जो 14वीं और 15वीं लोकसभा थी, उसमें हमने देखा कि पहले लगभग 64% बिल जो थे वो चर्चा द्वारा पारित हुए, उसके बाद 71% बिल्स। पिछले कुछ दिनों में ये 11% और उससे कम पे रिड्यूस हो गया है। जब भी हमने जेपीसी की मांग की है, कभी भी जेपीसी नहीं हुई है, एक्सेप्ट फॉर वक्फ बिल पर जेपीसी की बात हुई है और उस पे चल रहा है, अभी तक उसका कोई निर्णय आया नहीं है सामने। लेकिन जिस तरह से एक मॉरल पुलिसिंग का रवैया इस सरकार का रहा है, वही हम देखते हैं कि राज्यसभा में खास तौर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बार बार लोगों को इस तरह से बात करते हैं जैसे वो कहीं के हेडमास्टर हों। बार बार वो लोगों को कुछ इस तरह से बताने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो एक बहुत बड़े, वो डेफिनेटली वो सभापति की सीट पर बैठे हैं, लेकिन वहां बैठ के परिपक्वता से उनका काम है चर्चाओं को होने देना और उसके बाद सभी को एक मत होकर एक मुद्दे पर एक बिल को पास करवाना। लेकिन वो वैसा नहीं करते हैं। कई बार देखा है, पूरा मानसून सत्र अगर आप देखेंगे तो जब जगदीप धनखड़ जी बार बार ये कहते पाए गए हैं, ये रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। आप ये याद रखिए कि मैं डायरेक्टर को, अपने आप को खुद को वो डायरेक्टर की जगह पे बताते हैं। तो ये जो डिक्टेटोरियल उनका रवैया है, इसको देखते हुए आपने देखा होगा कि वो हर किसी की भी बेइज्जती करने से नहीं चूकते हैं, और चूंकि उनके पास अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का वो ये बेजा इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कभी इस तरह से राज्यसभा के सभापति के ऊपर इस तरह से किसी विपक्षी पार्टी को अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ी हो। और एक ही मुद्दा है जिस पर वो चर्चा नहीं होने देना चाहते। क्यों चर्चा नहीं होती है? अडानी के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? क्या अडानी भारत है? क्या आप ये बताना चाहते हैं कि एक पूंजीपति जिसने देश के सभी नेशनलाइज्ड और बैंकों से, दूसरे बैंकों से लाखों करोड़ों का कर्जा लिया जिसे माफ किया गया, वही भारत देश है? दिक्कत इसी बात की है कि जिस व्यक्ति के कारण हमारा विश्व के कई देशों में नाम खराब हुआ है, उस व्यक्ति को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी टची क्यों है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को अपनी संवैधानिक पद की परवाह ना करते हुए झूठ बोलना पड़ते हैं? क्यों एक सांसद गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग करता है और एक तरह से वो अपराध करता है, किसी के ऊपर, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे दूसरे व्यक्ति के ऊपर ऐसे बड़े लांछन लगाने का अपराध करता है? तो हम ये मानते हैं लोकतंत्र इसलिए होता है कि जनता के मुद्दे वहां डिस्कस किए जाएं।
जनता के, ना तो वहां आप किसानों के बारे में कोई मुद्दा डिस्कस कर सकते हैं, ना आप सेना से जुड़े अग्निवीर जैसी लचर स्कीम के बारे में मुद्दा डिस्कस कर सकते हैं, वहां राजनाथ सिंह जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति झूठ बोलने लग जाते हैं, ना आप वहां और कोई ऐसा मुद्दा डिस्कस कर सकते हैं चाहे वो बेरोजगारी का हो। तो जब आप संसद में ये सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकते तो यानी कि आप लोगों के मुद्दों से बच रहे हैं, आप लोगों के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, और चूंकि आप लोगों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते तो आप पूरे सदन को भटका रहे हैं। ये आज की बात नहीं है बुशरा जी, ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2002 में भी थी, 2001 में भी थी, तब भी ये इसी तरह से मुद्दे भटकाया करते थे। जिस समय ताबूत घोटाले और दूसरे ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही थी, तब हमारी संसद पर एक हमला होता है और फिर सारा ध्यान उस तरफ चला जाता है। मैं जानती हूं कि मैं इसका ब्लेम नहीं लगा रही हूं बीजेपी पर, मैं पर यह बता रही हूं कि मुद्दे इस तरह से, महत्वपूर्ण मुद्दे कई बार इस तरह से भटके हैं संसद के ऊपर। अगर बात सुरक्षा की हो तो तब भी बीजेपी का कंट्रोल नहीं था। अभी भी पिछली बार दिसंबर में ही हमने देखा था कि वहां पर कुछ लोग इंट्रूड करके आए थे, उन्होंने धुएं वाले बम छोड़े थे। तो कहीं पर भी हम नहीं पाते कि भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही की राजनीति करती है, और इसीलिए ये जरूरी हो गया है कि हम जानते हैं, हो सकता है कि यह विश्वास प्रस्ताव ये गिरे, लेकिन उसके बाद भी हमारी अभिव्यक्ति का एक जरिया हम उसे नहीं छोड़ना चाहते, और वो जरिया राहुल जी ने बहुत साफ कहा है। उन्होंने आज गुलाब भी दिए, देश का तिरंगा भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में दिया, लेकिन हमें दिखता नहीं है कि वहां से उस तरह का कोई रिस्पांस आ रहा है, कोई आपसी समझ की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रही है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के कई नेता अपनी भाषा में सस्ती शब्दावलियों और अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल करके उटपटांग बातें कर रहे हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है, और जाहिर सी बात है यही वजह है कि आखिरकार विपक्ष को मजबूर होना पड़ा है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए, क्योंकि विपक्ष की मंशा ये है कि जो मुद्दे चाहते हैं उस पर सरकार को जवाबदेह बनाए, सरकार उस पर जवाब दे। लेकिन उल्टा ही चाहे कांग्रेस को हो या राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, उन्हें कटघरे में खड़ा करने की एक नई प्लानिंग चल रही है, लेकिन उसमें भी उल्टा बीजेपी ही फंसती हुई नजर आ रही है, ये साफ तौर पर दिख रहा है। आज मैं सुन रही थी किरण रिजिजू को, और वो कह रहे थे कि किसान के एक बेटे हैं और वो इतने उच्च पद पर वहां बैठे हुए हैं, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो आप ये देखिए कि किस तरह की भाषा या किस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि वही अकेले किसान के बेटे हैं, तो उनको ख्याल होना चाहिए कि वो वहां बैठे हैं, क्या इस वजह से उनको ये आजादी दे दी जाए कि वो जो चाहें, जिस भी तरह से चाहें उस तरह से पार्लियामेंट को रन करें, या फिर ये उनका दायित्व है कि वो जो विपक्ष है उसको पूरी तरीके से इक्वल मौका दें, इक्वल प्लेटफॉर्म दें जो वो सत्ता पक्ष को दे रहे हैं। लेकिन पक्षपात इस हद का हो रहा है कि विपक्ष को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। डॉक्टर सुनीलम, कैसे देखते हैं आप इस सबको? और उसी के साथ मेरा सवाल कि अगर सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहा है विपक्ष ईवीएम को लेकर, और उसके साथ साथ बेलगांव से अगर आंदोलन की शुरुआत कर रहा है, तो ये स्वागत योग्य कदम आपको लग रहा है कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए था? आपकी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, अनम्यूट है मेरा तो। आवाज नहीं आ रही क्या? जी आ रही है आपके पास, जी आ रही है, आपके पास आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उन्हें किसान के बेटे का दर्द होता तो इस समय किसान तो सड़कों के ऊपर है। नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का किसान, पूरे पंजाब का किसान, अभी 15 दिन से डल्लेवाल जी बैठे हैं अनशन के ऊपर, खनौरी और जो शंभू बॉर्डर है वहां पर, और पूरे देश में अभी मैं जहां पर कॉन्फ्रेंस में हूं, 5-4 राज्यों की कॉन्फ्रेंस चल रही है, और वहां पर बता रहे हैं कि हजारीबाग में 19 महीने से अडानी के प्रोजेक्ट के खिलाफ में जो है वहां पर लगातार धरना चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, और जबरदस्ती वहां पर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर वो होते, उनके अंदर कोई दर्द होता किसानों वाला, तो वो किसानों के एमएसपी की कानूनी गारंटी का सवाल, कर्जा मुक्ति का सवाल, इन सब सवालों को वो हल कराने का काम करते। अब तो वो कह रहे हैं कि किसानों के लाडले
कॉम्प्लीमेंट देने का काम कर रहे हैं उस शिवराज सिंह चौहान को जिसने 6 किसानों की हत्या मध्य प्रदेश के अंदर कराने का काम किया। उसी के बाद में AIKCC बनी, उसके बाद में SKM बना। तो अब ये तो काम ठीक हुआ है कि उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं। विश्वास प्रस्ताव 14 दिन पहले देना जरूरी होता है। अब उन्होंने टेक्निकली वो कैसे बाकी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। टेक्निकल वो अमान्य हो जाएगा। ये भी कहा मैं आपके पास लौट रही हूँ। जम्बू आनंद जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सवाल मेरा आपसे यह है कि जो सवाल मैं अभी डॉक्टर सुनीलम से पूछ रही थी कि जो पूरा गतिरोध बना हुआ है अभी पूरा पार्लियामेंट में, अभी अविश्वास प्रस्ताव मजबूरी में लाना पड़ रहा है विपक्ष को, और उसके साथ साथ EVM को लेकर जो पूरी कवायद, चुनावी सुधार, चुनावी धांधली को लेकर जो पूरी कवायद शुरू होने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट का रुख और उसके साथ साथ आंदोलन की तैयारी, इस सबको कैसे देख रहे हैं आप? जी, जहां तक हम मोदी सरकार को देखते हैं, समझते हैं, तो इस सरकार ने इस देश में जो सर्वोत्तम जो प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं संसद, जहां पर जनप्रतिनिधि, मतलब वहां चुन के जाने वाले को कहा ही जाता है जनप्रतिनिधि, और जनप्रतिनिधि अगर जनता के से जुड़े हुए, जनता से सरोकार रखे हुए मुद्दे या फिर सरकार की ऐसी नीतियां जो जनता को प्रभावित करती है, इस पर चर्चा करने का एकमात्र जो स्थली है उसका नाम है संसद, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। लेकिन हमने देखा ये है कि दुनिया में भले ही विश्व गुरु की चाह रखने वाले मोदी जी ये कहते हुए देखा गया है कि भाई भारत तो लोकतंत्र, लोकशाही की माँ है, लेकिन व्यवहार में तो ठीक उसके खिलाफ है। उस माँ को वो वहाँ बोलने ही नहीं दिया जाता। हमने तो देखा है कि भाई किस तरीके से बिना चर्चे के कितने सारे बिल इस सरकार ने पास कराए हैं। हमने देखा है कि किसान के 3 कानून जो काले कानून थे, वो तो पूरे, मतलब किसान जो इस देश के अंदर आज भी पूरा देश 65% जो है खेती पे निर्भर है, तो करोड़ों करोड़ों किसानों से जुड़ा हुआ जो मसला है उस पर भी बिना चर्चे के तो 3 कानून पास हो गए थे, 3 बिल। उसके बाद इस देश के अंदर करीब करीब जो करोड़ों मजदूर है, और उसमें भी 93% जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, तो मजदूरों से संबंधित जो 29 कानून है, उन कानूनों को तो एक झटके में निरस्त कर दिया गया था। मतलब देश के किसान और मजदूर अगर इनको मिला दे तो इस देश की लोक संख्या का करीब करीब 90% लोक संख्या है। अब 90% लोक संख्या से जुड़े हुए बिल अगर इस देश के संसदों में बिना चर्चा के अगर सरकार पारित कर रही है, तो इससे बड़ा देश के लोकतंत्र और लोकशाही का अपमान और क्या हो सकता है। और तो मतलब ये है कि भाई अब पार्लियामेंट, संसद, अब ये चर्चा बहस का मंच नहीं रह गया है। सरकार ने वो जो है वो स्पेस, जगह खत्म कर दी है। अब तो एक नया मामला बन गया है कि भाई आप इस देश के पूंजीपतियों का नाम नहीं ले सकते। हम एक बात समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत टीका या वो व्यक्ति अगर हयात में नहीं है तो वो तो डिफेंसलेस है, इसलिए उनके नाम की चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन इस देश का संसाधन अगर चंद मुट्ठी भर कारपोरेट हाउसेस के पास चले जाए या उनको कौड़ी के मोल बेच दें, तो वहां कुछ भी, वहां जब परिणाम होता है तो उसका असर तो देश पे पड़ता है।
और जब देश के संसाधन देश के पूंजीपतियों को बेच दिया जाए तो फिर उनके ऊपर बहस कौन करेगा? उनके हरकतों से अगर देश की अर्थव्यवस्था पे नकारात्मक परिणाम पड़े तो उस पे बहस कहां होगी? अगर इस देश के कारपोरेट हाउसेस इस देश का करोड़ों अरबों रुपए टैक्स की अगर चोरी कर रहे हैं तो उसकी बहस कहां होगी? अगर इस देश के अरबपति, करोड़पति और पूंजीपति दुनिया के ऐसे कुछ द्वीपों में, जिसको अपन कहते हैं कि करों का स्वर्ग, टैक्स हेवेंस, वहां पर पैसे जमा कर रहे हैं या वहां पर जाकर एक एंटिटी को रजिस्टर कर रहे हैं और पैसा जो है देश का इधर उधर कर रहे हैं, और उससे अगर इस देश के अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है और देश की अर्थव्यवस्था संकट में आ रही है, तब तो पूंजीपतियों का आपको नाम लेना पड़ेगा। और जो पूंजीपति इस देश के बैंकों से, और बैंकों में तो मेरा और आपका पैसा है, अगर ये पैसा डुबाया जा रहा है और बैंकों के डूबने से देश की अर्थव्यवस्था पे जबरदस्त निर्णायक परिणाम पड़ता है नकारात्मक, तो फिर नाम तो लेना पड़ेगा। लेकिन ये अजीब बात है कि एक ऐसी रूलिंग कि भाई आप अडानी का नाम मत लो, अंबानी का नाम मत लो, टाटा का मत लो, बिरला का मत लो, तो फिर भाई चर्चा किस पे करना है? अगर का मतलब अभी जो हमारे शेयर मार्केट में वो बुश मैडम जो है, उनके काले करतूतों का परिणाम अगर शेयर मार्केट में पड़ता हो और उस शेयर मार्केट में एक दिन में 20,000 करोड़ डूब जाते हैं लोगों के, तो तब तो आपको नाम लेना पड़ेगा ना। कल जाके आप कह देंगे कि नहीं मोदी का नाम मत लो। अरे तो भाई तो देश है किसका? इंसानों का देश नहीं है क्या? और फिर चोर लुटेरे वो इंसान नहीं है क्या? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है क्या? तो भारत के संसद में अगर लुटेरों की चर्चा नहीं होगी, भारत के संसद में देश को डुबाने वालों की चर्चा नहीं होगी, तो फिर ये चर्चा क्या अमेरिका के सीनेट में होगी? होगी कहां? और ये अधिकार देता कौन है? ये अधिकार कौन देता है? तो मतलब ये एक प्रकार की साजिश है कि किस तरीके से विपक्ष का मुंह बंद करना, आवाज को दबाना और संसद को चर्चा विहीन स्थली में बदल देना। मतलब बिल्कुल मोदी के नारे अगर वहां बीजेपी के सांसद अगर लगा रहे हैं तो कोई स्पीकर तो रोक नहीं रहा कि भाई देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे नारे यहां नहीं लग सकते। जब मोदी चिल्लाते हैं या नारे लगाते हैं तो स्पीकर हो या डिप्टी स्पीकर हो, इनके चेहरे मुस्कुराने लग जाते हैं। मतलब मैं एक कहना ये चाह रहा हूं कि इस देश के जो कमर्शियल मेन स्ट्रीम मीडिया है और वहां के जो एंकर्स और देश के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, विदेशों में जिस प्रकार से स्पीकर या मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स होते हैं, वो सिर्फ सवाल पूछते हैं, इसके आगे वो टिप्पणियां नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर हमारे यहां देखा जाता है कि लच्छेदार भाषण डिप्टी स्पीकर देते हैं, स्पीकर देते हैं, एंकर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के बुलाते हैं स्पीकर्स को, लेकिन स्पीकर से ज्यादा वो खुद ही बोलते हैं एज इफ दे आर द स्पीकर्स। तो एक अजीबोगरीब स्थिति हमारे देश में बनते जा रही है। एक तरफ लोकतंत्र, दूसरे तरफ लोकशाही की मां कहने वाले देश में अगर संसद के अंदर बातचीत नहीं हो रही है
संसद के अंदर अगर चर्चा नहीं हो रही है, संसद के अंदर चर्चा नहीं करवाई जा रही है, तो ये सरकार के द्वारा खुल्लम खुल्ला, मैं कह रहा हूं, देश की लोकशाही के साथ और देश के संसदीय के साथ, संविधान के साथ और देश की संसदीय प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने का काम मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी चुनौती है, ये बहुत बड़ा संकट है। बिल्कुल, बहुत बड़ा संकट है, चुनौती है और एक तरह की दादागिरी, ये लोकतंत्र को एक दादागिरी में बदलने का कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि पूरी प्रथा जो है वो चल पड़ी है कि पार्लियामेंट के अंदर नहीं बोलने दिया जाएगा, पार्लियामेंट के बाहर नहीं बोलने दिया जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाएगा आपको। जब चुनाव होंगे ईडी, सीबीआई, आईटी का डर आपको दिखाया जाएगा, चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जाएगा और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ये कहा जाता है कि देखिए हम यहाँ जीत गए, हम वहां जीत गए, और ये तमाम चीजें जो है, तमाम चैलेंजेस विपक्ष झेल रहा है। अनुमा जी, आपके पास लौट रही हूं मैं सवाल के साथ। अगर आप डॉक्टर सुनील, आपकी आवाज अगर ठीक हो तो आपकी प्रतिक्रिया, आप अपनी बात को पूरा करिए, फिर अनुमा जी आपके पास आ रही है। जी, आवाज आ रही है? नहीं जी आ रही है आपकी आवाज। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ईवीएम की बात आपने शुरू की तो ये बहुत समय से अवेटेड है, लेकिन हम जब ईवीएम को लेकर के इंडिया गठबंधन फिर से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो कुछ बातें याद रखना जरूरी है। पहले भी ईवीएम का मामला कई बार गया है। 17C के फॉर्म का जब मामला गया, उससे साधारण कोई मसला नहीं हो सकता कि आप जब पोलिंग खत्म होती है तो जो भी पोलिंग एजेंट्स रहते हैं उनको एक फॉर्म देते हैं। केवल इतना कहा गया था कि आप ऑनलाइन इसको डाल दो, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं हुआ। आपको याद है इसके पहले वीवीपीएटी पैट का कहा गया था, है ना, उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट पूरी गिनती कराने को तैयार नहीं हुआ। फिर उसके बाद में ये कहा गया था कि भाई ये जो ईवीएम वाला जो गिनती है, ये मतलब चुनाव खत्म होने के बाद हरियाणा में 6% बढ़ गई, महाराष्ट्र में 7% बढ़ गई, कहीं कुछ वोट डाला जा रहा है, कुछ निकाला जा रहा है, ये वाली बात भी जा चुकी है। तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट अपना रुख बदल देगा, आशा से आसमान टिका है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता यह है कि जो तैयारी चल रही है, जो आपने बेलगांव अधिवेशन का बात किया, गांधी जी इस देश में जो है सत्य अहिंसा सत्याग्रह के प्रतीक हैं, और वहां से और जो बात का ऐलान खड़गे साहब ने किया है कि ईवीएम को लेके देश की सड़कों पर उतरेंगे, मुझे लगता है कि सड़कों पे उतरने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं है। वो ठीक है, जाना ही चाहिए, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट है, इसी देश का है, हम लोग जुडिशरी पे विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर लोकतंत्र पे विश्वास कैसे रखेंगे, तो वो सब काम करना पड़ेगा। लेकिन उससे ये उम्मीद कर लेना कि इससे हमारे को सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल मैं नहीं करता हूं, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से हाई कोर्ट के जस्टिस ने के प्रयागराज के जिस तरीके से बोला है ना, कि बोला बहुसंख्यकों की इच्छा से ही चलेगा और कठमुल्लों का जो है वही सबसे बड़ी चुनौती, ये सब जो बोला है, तो इसका तो इम्पीचमेंट की कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब सबसे पहले तो जो है वो आपको मालूम है, प्रशांत भूषण जी वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स वाला, उन्होंने तो पत्र दे कह दिया कि भाई आप इंटरनल इंक्वायरी एक आप करा लीजिए। लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर्स को भी 100 लोकसभा के अंदर मेंबर और 50 राज्यसभा के अंदर मेंबर अगर लिख के देते हैं, तो ये जो श्रीमान जी हैं जिन्होंने ये इस तरीके का विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में जाकर के बयान है, तो कुल मिला के पार्लियामेंट की भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको जो है जुडिशरी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन नतीजे जो है वो भारत का इतिहास बताता है कि वो नतीजे निकलेंगे सड़क से नतीजे जो है जन आंदोलनों से हम लोगों ने, देश के लोगों ने 42 के अंदर निकाले। बड़ा जो भारत, जो गांधी जी ने कहा जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसके बाद देश को आजाद कराने का मौका मिला। फिर इस देश के अंदर इमरजेंसी आई, तो फिर उस समय जो है 74 का आंदोलन चला, फिर उसके अंदर एक बदलाव हुआ। आपको मालूम है बोफर्स को लेकर के भी पूरा चला, अन्ना वाला आंदोलन भी चला। तमाम सारे लोगों की अलग अलग उस पे टिप्पणियां हो सकती हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारा जो किसान आंदोलन चला, जिसने 3 बड़े जो है किसान विरोधी कानून वापस कराए,
तो सड़क का रास्ता ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर इंडिया गठबंधन को उतरना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट छोड़ के उतर जाइए, पार्लियामेंट के पूरे आपको उसका इस्तेमाल करना ही है। और ये अच्छा है कि जो है राहुल गांधी जी जो है उन्होंने जाके कहा कि भाई मैं चाहता हूं कि पार्लियामेंट चले, मेरे ऊपर कोई भी आरोप लगाना है लगाते रहो, लेकिन पार्लियामेंट चलनी चाहिए। लेकिन जो बात खड़गे जी ने भी कही कि भाई जब आप भेदभाव ही करते रहेंगे, जब हमारा सभापति जो है राज्यसभा के अंदर सीधे सीधे पक्ष और विपक्ष में भेदभाव करेगा और एक तरीके से पूरा तानाशाही पूर्ण तरीके से वो राज्यसभा को चलाने का काम करेंगे, तो उसके लेकर के तो अविश्वास लाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो अविश्वास का बहुत ज्यादा मतलब टेक्निकल बहुत ज्यादा मतलब नहीं होगा, उससे बहुत ज्यादा नतीजे नहीं निकलेंगे। नतीजे निकल सकते थे अगर ये काम जो अभी किया गया, यही काम अगर सेशन जब शुरू था, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार भी हुआ था, पिछली बार भी जो है सत्र के अंदर इसी तरीके की बात हुई थी, एक बार 2020 के अंदर भी लाया गया था। लेकिन बात यह है कि आपको पूरे जो टेक्निकल जो फॉर्मेलिटीज हैं वो तो पूरी करनी पड़ेंगी, और कम से कम इतना तो हो जाता ना कि अविश्वास प्रस्ताव पे जब बहस होती तो ये तो हो जाता कि वो तो धनखड़ जी तो नहीं बैठते जो है आसंदी के ऊपर, फिर कोई और बैठता है ना, और अगर वोटिंग होती तो कम से कम उन्हें वोट डालने को नहीं मिलता। तो जो ह्यूमिलेशन उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों का दिन रात किया है, तो उनको भी थोड़ा बहुत चखने के लिए तो मिलता कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसके अंदर तानाशाही जिस तरीके से वो चलाने का काम कर रहे हैं वो नहीं चलाई जा सकती। तो मेरा कहना है विधायिका का भी इस्तेमाल करना है, इंडिया गठबंधन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का भी इस्तेमाल करना है, लेकिन फाइनल राउंड में सड़क से ही नतीजे निकलेंगे, इस तरीके की हमारी समझ है, और इंडिया गठबंधन को भी यही समझ आज नहीं तो कल अपनानी पड़ेगी। जी जी बिल्कुल, शुक्रिया सुनीलम जी। और अनुमाचार्य जी, जो सुनीलम जी बात कर रहे हैं, ये एक तरह की उम्मीद तमाम लोगों को भी है। उनको ही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया, पहले भी किया गया, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हमने देखी हैं कि उन्होंने कहा कि जीत गए तो कोई बात नहीं, हार गए तो आप ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। इलेक्शन कमीशन का तो रवैया पूरा का पूरा उसके ऊपर तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ही। जिस तरह की शेरो शायरी और कह रहे हैं कि निंदा रस जो है वो बहुत ज्यादा समाज में बढ़ गया है क्योंकि उनकी निंदा हो रही है, इस तरह की बात करते हुए जब राजीव कुमार नजर आए और कोई भी बात आप कहें यानी कि विपक्ष कहे और उसका वो जवाब ही ना मिले बल्कि आपका मौका उड़े, तो आपके लिए तो एक ही रास्ता बचता है, वो है आंदोलन। क्या हम माने कि कर्नाटका के बेलगाम से उस आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है जिसका जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था? देखिए बुशरा जी, कांग्रेस की मूलभूत तासीर आंदोलन है और आंदोलनों से उपजी पार्टी है ये। आपने देखा कि कैसे स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस ने जमीन तैयार की, क्रांति लेकिन लोगों ने ही की थी। तो कांग्रेस उस जमीन को तैयार करने का हर लोकतांत्रिक तरीका सबसे पहले अपनाती है। और आप देखिए लोकतंत्र की हर संस्था के पास जा जाकर हमने चर्चा की है, अपनी बात रखी है, और ये बिल्कुल अंतिम हमारा अस्त्र होगा कि हम आंदोलन करेंगे, सड़क पे करेंगे। आंदोलन तो हमने किया है। भारत जोड़ो यात्रा क्या है? अपने आप में वो आंदोलन था जिसने देश में लोकतंत्र के खात्मे से बचाने की वो जमीन बनाई, जिसके कारण बीजेपी 240 पर अटक गई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उसी तरह का आंदोलन था। तो हमारे आंदोलन भी हमारी राजनीति को पुख्ता करने के लिए तो होते ही है, लेकिन लोगों के सरोकारों को पुख्ता करने के लिए होते हैं। वो आंदोलन थोड़े से आपको ऐसा लगेंगे नॉन ग्लैमरस है या वो बहुत स्लो है, लेकिन लोग जब तक पूरे लोग उस विचारधारा के साथ उस लाइन पर नहीं आ जाते तब उस आंदोलन को तब फाइनल जोर पकड़ना चाहिए। तो इस समय लोग बाग भी देख रहे हैं और कांग्रेस हर संवैधानिक तरीका उसे एक्सप्लोर कर रही है। आपने देखा थोड़े दिनों पहले इलेक्शन कमीशन के पास गए, उनसे ये भी बताया किस तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ हुई है, किस तरह से वोट जो है 76 लाख वोट अचानक आखिरी के 3-4 घंटे में बढ़ गए थे। तो ये सारी चीजें कांग्रेस ने चर्चा की है और इलेक्शन कमीशन ने जवाब देने के लिए समय मांगा है और समय हम दे रहे हैं।
लेकिन समय देने का अर्थ ये नहीं है कि हम निरर्थक बैठे हुए हैं। केवल आप दिसंबर 27 की बैठक के बारे में ही मत सोचिए, उसके पहले भी विचार विमर्श हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां आपस में बात कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जो इस समय तानाशाही रवैया अपनाए हुए, आज से कई साल पहले जब मैं राजनीति में नहीं थी 2017-18 में, मैं किरण रिजिजू जी को एक सभ्य और पढ़ा लिखा सांसद मानती थी, लेकिन जब से या तो वो न्याय मंत्री बने हैं या फिर हो सकता है कि जब से उन्होंने देखा हिमंता बिस्वा शर्मा या इस तरह के जो निशिकांत दुबे जैसे जहर उगलने वाले सांसदों को या मंत्रियों को या नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बढ़ावा देती है, तो मैंने देखा है कि किरण रिजिजू भी उसी तरह से आगे आगे बढ़ के घृणा फैलाने की, नफरतों की और ओछी बातें करने लगे हैं। तो इस तरह से पूरे देश के सभी नेताओं का एक चर्चा का स्तर, भाषा का स्तर भारतीय जनता पार्टी ने जमीन के अंदर गड़ा दिया है। और ऐसे में कांग्रेस की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी पार्टियों को साथ लेकर इस क्रांति को, इस आंदोलन को आगे बढ़ाए। एक बड़ा उसका मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग 27 दिसंबर को इसका निर्णय भी होगा, इसकी रणनीति भी होगी, लेकिन उसके पहले भी इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों के साथ आज आप देखिए वहां सभी लोग मौजूद हैं। बीच में एक मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया था कि इंडिया गठबंधन की पार्टियों में दरार पड़ गई है, लेकिन एग्जैक्टली वो इसे एनकैश करना चाहते हैं। ऐसी कोई दरार है नहीं, क्योंकि सब जानते हैं अलग अलग हर पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अजगर की तरह निगल सकती है। इसलिए सभी पार्टियों को साथ होकर लोकतंत्र की लड़ाई लड़ना होगी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनावों में अलग अलग पार्टियों को पूरी तरह निगल जाएगी। वो पार्टियां कभी थी ऐसा लोग कहेंगे। तो ये बातें हमारे देखने में आ रही हैं। और इस वक्त तो जो आपने भी कहा कि अभी प्रेस वार्ता चल रही है, उसमें सभी पार्टियों के लोग हैं, इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, मिलकर ये रणनीति तय होगी। हम अकेले अकेले कोई काम नहीं करेंगे। और हमें लगता है कि मोर और लेस सभी को मालूम है, थोड़े बहुत अपने स्वार्थ का जहां थोड़ा बहुत कुछ पार्टियों से हमें सुनने भी आता है, लेकिन जब इस देश के लिए लोकतंत्र की लड़ाई होगी तो सबको सम्मिलित होकर ही लड़ना होगी, और वही हम आने वाले समय में देखेंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। जी बिल्कुल, देश को भी बहुत भरोसा है, क्योंकि जब सत्ता में बैठे लोग निरंकुश हो जाते हैं, अपनी मनमानी और दादागिरी करने लगते हैं, तो फिर विपक्ष के ऊपर ही एक उम्मीद होती है और जनता भी उम्मीद की नजर से उसको देखती है कि वो आपके मुद्दे उठाएंगे और आपकी आवाज को पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। उसमें तमाम चीजें हैं, उसमें चुनावी धांधली भी है, उसमें ईवीएम भी है, उसमें अडानी का मुद्दा है, उसमें मणिपुर का मुद्दा है, संबल का मुद्दा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं की सुरक्षा है। ये तमाम चीजें हैं जिस पर जनता चाहती है कि खुलकर विपक्ष मजबूत होकर, चाहे सड़क हो या संसद हो, उनकी आवाज को उठाएं। और खासतौर पर जम्मू जी, ऐसे वक्त में ये आवाज को बुलंद करना और जरूरी हो जाता है जब जनता के मन में जो पूरा एक तरह का जो बेस है जिससे वो सत्ता को उखाड़ फेंकते हैं या सत्ता में वापस लेकर आते हैं, और वो है चुनावी प्रक्रिया। अगर उसको लेकर ही सवाल उठ खड़ा हो, उस पर धांधली का आरोप लगे, उस पर यह आरोप लगे कि मैनिपुलेशन पूरी तरीके से हो रहा है, फ्री और फेयर नहीं है, और ऐसे में अगर इस बार हरियाणा के बाद मुझे लगा थोड़ा सा ठंडा पड़ गया था मामला, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह की धांधली हुई है और जिस तरह के सबूत सामने आ रहे हैं, जो विपक्ष दावा कर रहा है, अब लग रहा है कि आंदोलन की भी तैयारी है और सुप्रीम कोर्ट में भी तथ्यों के साथ पूरी बात रखने की तैयारी है। शरद पवार, अरविंद केजरीवाल और उसके साथ साथ अभिषेक मनु सिंह भी उस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद थे। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस बार ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ये जनता भी इसमें साथ दे रही है और विपक्षी पार्टियों को तो पता है कि डू एंड डाई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, फिर उसके बाद बिहार, और हो सकता है दिल्ली और बिहार एक साथ हो जाए। बुशरा जी, अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत विस्तार से ईवीएम के खिलाफ की लड़ाई के संदर्भ में मैंने अपनी बात रखी थी। मैं ये फिर दोहराना चाहता हूं, क्योंकि ईवीएम को लेकर जिस प्रकार की एक प्रिंसिपल स्टैंड पॉलिटिकल पार्टीज का आना चाहिए था, वो अभी तक नहीं आया।
अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उस पार्टी के जो भी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी भले अभी ईवीएम के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो पहली सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी, उस सीडब्ल्यूसी के मीटिंग में भी ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर कोई ऑफिशियल रेजोल्यूशन अभी तक पारित नहीं की है। उसी प्रकार अन्य रीजनल पार्टीज और इवन दी लेफ्ट पार्टीज राय के रूप में है, पोजीशन के रूप में नहीं है। तो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में ईवीएम को लेकर जो आम आदमी में एक शक है, शंका है, और ये फैक्ट है, अगर उसको गैल्वनाइज करना हो तो आपको रिएक्शन देके आप लोगों को नहीं जोड़ पाएंगे। आपको एक प्रिंसिपल स्टैंड, पॉलिटिकल पोजीशन, अपने डिसीजन मेकिंग बॉडी में रेजोल्यूशन पास करके जब तक पॉलिटिकल पार्टी इस पर क्लियर कट सामने नहीं आती, तब तक इसको एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट करना मुश्किल है। फिर वो मसला सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स तक सीमित हो जाती है। और हमने देखा है कि सिविल सोसाइटी जो इनिशिएटिव है उसकी अपनी सीमा है। वो इशू को फोकस कर सकते हैं, इशू को वो लोग जो है कि जनता के सामने ला सकते हैं, लेकिन वो सिविल सोसाइटी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत नहीं होती है, यानी सिविल सोसाइटी ग्रुपिंग्स। दूसरी बात मैंने ये कहा था कि एटलीस्ट आज की तारीख में जितने अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, करीब 12-13 है, उन्होंने सरकारी रेजोल्यूशन पास करना चाहिए सिंपली कि ईवीएम जो है इसके इस प्रथा पर लोगों को संदेह है और कई अलग अलग उदाहरण सामने आ रहे हैं। इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया में इस देश के करोड़ों करोड़ों मतदाताओं का विश्वास को वापस स्थापित करने के दृष्टिकोण से और दुनिया में भी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकशाही का देश कहलाने वाला भारत के प्रति लोगों के भी, दुनिया के इसमें भी किसी प्रकार की शंका कुशंका ना रहे, इसलिए बैलेट पेपर से इस देश के अंदर चुनाव हो और हमारे राज्य में हम बैलेट पेपर से ही चुनाव कराएंगे। इस प्रकार का एक रेजोल्यूशन विधानसभाओं में पारित करें। और तीसरा मैंने ये कहा था कि आपको इस पोजीशन को, यानी खास करके सरकार की और चुनाव आयोग की जो पोजीशन होती है कि जीत जाते हैं तो आप ईवीएम सही है और हार जाते हैं तो ठिकरा ईवीएम पर, इसको डिस्पेल करने के लिए महाराष्ट्र मुझको लगता है एक जमीन बन रही है। कांग्रेस को इसमें बहुत शिद्दत से काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं कि जहां आप सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस के रूप पर, एविडेंस की बुनियाद पर लिटिगेशन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोई लिटिगेशन ईवीएम को लेकर विदाउट कॉन्क्रीट एविडेंसेस वो नहीं होने वाला है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो सोच है वो क्लियर है, लेकिन महाराष्ट्र ने वो अवसर आज प्रदान किया है। कई ऐसे गांव हैं जहां 0 वोट है, कई ऐसे गांव हैं जहां पर वोटिंग और जब काउंटिंग है उसके वो जुड़ नहीं रहे हैं। कई से ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें एक के बाद एक कैंडिडेट को और सेकेंड जो कैंडिडेट है उसके आइडेंटिकल वोट्स हैं, मतलब 1,31,000, 1,31,000, 1,31,000, 1,34,000, 1,34,000, मतलब ये कैसे, ये नहीं हो सकता। और ऐसे भी लोग उदाहरण दे रहे हैं कि 2019 में जितने वोट जिसको मिले थे, आज 2014 में भी उसको उतने ही वोट मिले हैं। सो देयर आर मेनी
उदाहरण महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, और जब आ रहे हैं तो भाई इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसी बुनियाद पे स्टैंड होने वाला है। और जहां जो है कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को तलब कर सकती है, तब तक, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ऐसा है कि ईवीएम के खिलाफ बहुत ज्यादा दिनों तक आंदोलन नहीं हो सकता, ये मेरी समझ। इट कैन नॉट बिकम अ मास मूवमेंट, क्योंकि भाई जो मतदाता है वो इतनी जिम्मेदारी अभी लेने को तैयार नहीं है कि मैं वोट भी दूंगा और उसके बाद उस मशीन की व्यवस्था को बदलने के लिए 5 साल में लड़ते रहूंगा, क्योंकि उसके जिंदगी की जो सवाल है वो ज्यादा गंभीर और गहरे होते जा रहे हैं। बेरोजगारी के हो, महंगाई के हो, विषमता के हो, ये बहुत मसले जो है वो इतने गंभीर होते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था में जो संकट आए हुए हैं, उन सारे मसलों को दरकिनार करके अगर इस देश की राजनीतिक पार्टियां ईवीएम को बड़ा मसला बना देगी तो वो आंदोलन नहीं चलेगा ज्यादा दिन। बट आपको देखिए, अब कांग्रेस पार्टी अब कह तो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को शायद ये भी मालूम है कि आने वाले जो भी विधानसभा के चुनाव होने वाले जिन राज्यों में, वहां वो लीडिंग फैक्टर नहीं है, अलायंस पार्टनर है, एंड अलायंस पार्टनर भी लीडिंग पार्टनर नहीं है। तो फिर रीजनल पार्टीज को लगता है कि भाई अब हम क्या करें। तो ये बहुत सारे इसमें है कि इससे पहले कि एकदम जन आंदोलनों का आह्वान करने के बजाय पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी पॉलिटिकल प्रिंसिपल पोजीशंस पहले लेनी चाहिए और केसेस बिल्डअप करनी चाहिए। और जिन राज्यों में चुनाव आने वाले हैं, इंडिया अलायंस के लोगों ने ये पोजीशन लेनी चाहिए कि वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इफ द इलेक्शंस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड थ्रू ईवीएम्स। आपको फिर वो सिविल डिसोबीडियंस की बात करनी पड़ेगी ना, लेकिन हाउ यू विल जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है और ये देखना बेहद जरूरी है कि इसका स्वरूप क्या होने जा रहा है। इसका नाम भले ही हम ये कह सकते हैं कि ईवीएम को लेकर या चुनावी सुधार को लेकर आंदोलन, लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा ये देखना होगा। क्या चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर या चुनाव आयोग को बिल्कुल इस तरह से मजबूर किया जाएगा कि वाकई में वो आकर जवाबदेह बने और जो तमाम जितने भी जो कही जा रही हैं बातें उस पर जवाब दे, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा और देखना होगा कि इसका स्वरूप क्या होता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि आंदोलन अगर हो रहा है कि तो जनता का साथ उसमें कितना मिलता है और किस तरह से किया जाएगा, क्या उसकी शक्ल होगी, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि अगर आप चुनावी धांधली और इस सब को लेकर सवाल उठा रहे हैं तो फिर आप उस तरह के तमाम कदम उठाएं जो वाकई में लगे कि आपके लिए इससे जरूरी अभी कोई और बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया जम्मू आनंद जी, आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए नमस्कार।